एक दफा का जिक्र है कि किसी शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम तैयब खान था, लेकिन वो अपने आप को सुपरमैन कहलाना पसंद करता था। वो बहुत बहादुर था, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता था। वो दो ही बहन भाई थे, एक तैयब और एक गोशी उसकी बहन। गोशी बहुत प्यारी थी, उसका भाई उसे बहुत प्यार करता था, शायद सबसे ज्यादा उसी की बात मानता था। उनके माँ बाप अपने बच्चों में इतना प्यार देखकर बेहद खुश होते थे। गोशी बहुत ज़हीन थी। तैयब चाहता था कि उसकी बहन खूब पढ़े और दुनिया में नाम कमाए। खुद तैयब भी पढ़ता था। पूरे शहर में तैयब खान को हर कोई सुपरमैन के नाम से जानता था। कोई शख्स भी मुश्किल में हो, तैयब वहाँ जरूर पहुँच जाता और हर मुमकिन तरीके से लोगों की मदद करता था। कोई जख्मी हो, उसे अस्पताल पहुँचाना और उसकी देखभाल करना अपना फर्ज समझता था। इंसानियत के नाते वो सबका अच्छा दोस्त था। कोई अमीर हो या गरीब, वो सबको एक जैसा समझता था। गोशी ने कभी गांव नहीं देखा था। उसके दादा, अबू और दादी अम्मा गांव में रहते थे, मगर वो लोग अपनी पढ़ाई की वजह से शहर में रहते थे। कुछ दिनों से गोशी तैयब को कह रही थी, भाई मुझे गांव लेकर चलो, मगर तैयब कुछ मसरूफ था या फिर दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम था, इसलिए गोशी को टाल रहा था। आज तो गोशी को बेहद गुस्सा आ गया और बोली, भाई जान, आपने मुझे गाँव लेकर जाना है या नहीं? और अगर नहीं लेकर जाना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। गोशी ने नाराजगी से कहा तो तैयब परेशान हो गया। जो भी था वो बहन को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए फौरन हामी भर ली और उसे तैयारी करने का कहा और बोला, हम आज शाम ही गांव चलेंगे, मेरी बहन नाराज ना हुआ करो। तैयब ने प्यार से कहा तो गोशी खुशी खुशी गांव जाने की तैयारी करने लगी। शाम को वो दोनों बहन भाई गांव जाने के लिए तैयार खड़े थे। गांव जाने में 1 घंटा लगता था। गोशी आज बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार गाँव जा रही थी। अलबत्ता तैयब कई बार गाँव देखा आया था। वो तो फिरता ही रहता था, कभी कहीं तो कभी कहीं। उसकी जान को सुकून तो नहीं था। पूरे रास्ते गोशी बातें करती रही। तैयब को तो हर जगह के बारे में पता था। तैयब भाई, आप इतना क्यों फिरते हो? गोशी ने पूछा तो मुस्कुरा दिया और बोला, जिस इंसान ने मुझे घुट्टी दी थी ना, वो पैदाइशी बेसुकून था, इसलिए मैं भी बेसुकून हूँ। हा हा हा, मुझे भी एक जगह चैन नहीं आता। गोशी भी हंसने लगी थी। घुट्टी का मतलब समझती हो ना? तैयब ने मुस्कुराते हुए गोशी से पूछा तो वो बोली, जी भाई, जो खुराक बच्चे को पैदा होने के बाद सबसे पहले उसे दी जाए। ये सुनकर तैयब मुस्कुराया और बोला, हाँ, वो ही घुट्टी होती है। वो दोनों मोटरसाइकिल पर सवार चले जा रहे थे। पूरा रास्ता दोनों बातें ही करते रहे। उधर धरोपा एक कदीम गांव था। वहाँ 2 नहरें थी और नहरों के साथ साथ बहुत गहरी झाड़ियाँ थी। झाड़ियाँ इतनी गहरी थी कि दिन के वक्त भी वहाँ अंधेरा सा रहता था। गोशी को वहाँ कुछ साफ हवा, मगर तैयब को कोई डर न लगा। दादा अबू का घर झाड़ियों से थोड़े फासले पर था। बड़ा सा हवेली नुमा घर गोशी को बहुत पसंद आया था। दादा और दादी उन्हें देखकर बेहद खुश हुए थे। दादी को अपना सुपरमैन पोता तैयब बेहद पसंद था, तो दादा को अपनी पोती गोशी से बहुत प्यार था। यहाँ आकर गोशी का दिल बहुत लगता था। वो वापस नहीं जाना चाहती थी, मगर तैयब की वही प्रॉब्लम कि वो ज्यादा देर एक जगह नहीं रह सकता था, इसलिए 2 दिन बाद ही जाने के लिए कहने लगा। दादा जान को सब गाँव में नवाब साहब कहते थे। तैयब भी अपने दादा को दादाजी कहने के बजाय नवाब साहब ही कहता था। लिहाजा दादा को मुखातिब करके बोला, नवाब साहब, अब हमें इजाजत दीजिए ताकि हम शाम को शहर जा सके। तैयब ने दादाजी से पूछा तो वो बोले, बेटा, 2 दिन बाद गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। दिन को औरतों के लिए और रात को मर्दों के लिए। वो मेला तुम लोग जरूर देख कर जाना, फिर बेशक अगले दिन ही चले जाना। गोशी जो पहले ये चाहती थी वो खुश हो गई। तैयब कहने लगा, नवाब साहब, आपकी बात कौन टाल सकता है? ये कहकर वो मुस्कुराया तो दादाजी भी मुस्कुरा दिए। गोशी भी बहुत खुश थी कि 2-3 दिन और गाँव में रहने को मिल जाएंगे। आखिरकार 2 दिन बाद मेला लग गया। दिन के वक्त औरतें मेले में जाती थी, मर्दों को जाने की इजाजत नहीं थी। मर्दों का मेला रात को शुरू होना था। गोशी अपनी दादी के साथ मेला देखने गई। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसने पहले कभी मेला नहीं देखा था। दादी ने उसे ढेर सारी चीजें लेकर दी। 16 साल गोशी इतनी सारी बनाओ से घर की चीजें देखकर बहुत खुश थी। फिर उन्होंने गरम गरम जलेबियां खाई और गोशी ने खूब झूले भी लिए। शाम हुई तो दादी ने उसे घर चलने को कहा, मगर गोशी का दिल था कि वो मजीद और भी झूले ले। दादी ने कहा, बेटा, शाम के बाद मर्दों का मेला शुरू हो जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। दादी की बात सुनकर गोशी घर जाने पर रजामंद हो गई। रात को तैयब भी दादा जान के साथ मेला देखने गया। दादा जान के साथ बहुत सारे गांव के बड़े बड़े लोग थे। सब घूम फिर कर एक जगह महफिल जमा कर बैठ गए। उनसे कुछ फासले पर झाड़ियाँ थी। तैयब ने झाड़ियों की तरफ देखा तो उसे कोई दिया जलता महसूस हुआ। उसने दादा को बताया तो वो बोले, वहाँ एक बाल्टी में जिन रहता है। वो हर साल मेले वाली रात को वहाँ दिया जलाता है। मेले में हर साल चैलेंज किया जाता है कि जो बहादुर उस बाल्टी जिन को दिया बुझाकर वहाँ एक कील ठोकर आएगा, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर तैयब ने तजस्सुस आमेज अंदाज में पूछा, तो फिर दादाजी, कभी कोई गया वहाँ उसका दिया बुझाने? दादा ने जवाब दिया, हाँ, कई बार, मगर वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। बाल्टी को जिन ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। इस वजह से अब कोई ये चैलेंज कबूल नहीं करता। आज भी मेले में यही बात हुई थी कि बाल्टी जिन का दिया कोई बुझाने नहीं जाएगा। दादाजी की बात सुनकर तैयब का तजस्सुस बढ़ने लगा। वो देखना चाहता था कि इस बाल्टी जिन को क्या हकीकत में ऐसा होता है। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, दादाजी, इस बार मैं बाल्टी जिन का दिया बुझाऊंगा। तैयब ने कहा तो
तो दादाजी हैरानी से बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मौत का खेल है और मैं तुम्हें हरगिज इसकी इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन तैयब पुरजोश लहजे में बोला, नहीं दादाजी प्लीज आप मत रोकिए मुझे, मैं वहाँ जाकर रहूंगा। उसने जिद पकड़ ली और सभी गाँव वालों से कहा कि मैं वहाँ कील ठोकने जा रहा हूँ। दादाजी ने बहुत रोका मगर वो तो सुपरमैन था, कैसे पीछे हट सकता था, इसलिए एक बड़ी सी कील लेकर झाड़ियों की जानिब बढ़ गया। गांव वालों ने भी मना किया मगर तैयब ने किसी की एक न सुनी और झाड़ियों में घुस गया। दादाजी अल्लाह से दुआ करने लगे कि उनका पोता सही सलामत वापस आ जाए। ये बहुत खतरनाक खेल था, वो नहीं चाहते थे कि तैयब को कोई नुकसान पहुंचे। तैयब इन सब बातों से बेफिक्र उस बाल्टी जिनके दिए की जानिब बढ़ता जा रहा था। उसके दिल में उस वक्त किसी किस्म का कोई खौफ मौजूद नहीं था। बाल्टी जिन इस कदर खौफनाक था कि जो कोई एक बार उसको देख लेता वो दिया बुझाए बगैर ही चला जाता। कील ठोकना तो बहुत दूर की बात थी, मगर इस बार तैयब खान था जो किसी से नहीं डरता था सिवाय अल्लाह के। वो बड़े हौसले के साथ उसके सामने आया और बोला, मैं ये दिया बुझाने आया हूँ। ये कहते ही तैयब ने दिए को फूंक मारकर बुझा दिया। दिए को बुझता देखकर बाल्टी जिन आग बबूला हो गया और गजबनाक लहजे में बोला, तुमने जो कुछ किया है ना, इसकी बहुत बड़ी सजा तुम्हें मिलेगी। जवाब में तैयब बोला, मैं तुमसे नहीं डरता, जो करना है कर लो। ये कहकर तैयब कील ठोकने लगा। बाल्टी जिन गजबनाक हो रहा था, उस वक्त वो गुस्से से पागल हो रहा था। कील ठोकने के बाद तैयब ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने अपना काम कर लिया है, अब वापस जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे। अगले मेले पर मैं फिर आऊंगा यहाँ कील ठोकने और तुम्हारा दिया बुझाने के लिए। तैयब की बात सुनकर बाल्टी जिन बोला, तुम्हें ऐसी सजा मिलने वाली है कि तुम अगली पूरी जिंदगी में इस तरफ झांकोगे भी नहीं। अब तो जा रहे हो, सुबह तक तुम्हें खबर हो जाएगी कि बाल्टी जिन के साथ पंगा लेकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। ये कहकर बाल्टी जिन गायब हो गया। तैयब वापसी के लिए मुड़ गया। उसे कोई डर नहीं था। वो सोच रहा था कि जिन ने अब कुछ किया नहीं तो बाद में क्या करेगा, खाली धमकियां देता है। उसके दादा और बाकी लोगों ने जब उसे जिंदा सलामत वापस आते देखा तो खुशी से झूम उठे। इसके दादा और बाकी लोगों ने उसको बहुत मुबारकबाद दी। कुछ लोगों ने तैयब खान को कंधों पर उठा लिया तो कुछ ने दादा को घुमा डाला। नवाब साहब आज पूरी रात आपके पोते की बहादुरी का जश्न मनाएंगे, उन सब ने तय किया और फिर वो पूरी रात उन्होंने जश्न मनाते हुए गुजारी। बाल्टी जिन गुस्से से पागल हो रहा था। उसका शैतानी दिमाग मंसूबे बना रहा था और फिर उसने कुछ सोचकर अपनी आंखें खोल दी। आइडिया आ गया था उसके दिमाग में। तैयब हैदर खान, मैं तुम्हारे इस बहादुरी के चर्चे को सुबह तक मिट्टी में ना मिला दूं तो मेरा नाम भी बाल्टी जिन नहीं। बाल्टी जिन ने दिल ही दिल में इरादा कर लिया और नवाब साहब के घर की जानिब बढ़ने लगा। अगले रोज सुबह ही सुबह दादी जान भागती हुई आई और तैयब को झंझोड़ कर उठाया और कहने लगी, तैयब हमारी गोशी को वो बाल्टी जिन ले गया है। दादी की बात सुनकर तैयब करंट खाकर उठा। उसके तो 14 तबक रोशन हो गए थे। दादी ये आप क्या कह रही हैं? आपको किसने बताया? उसने परेशानी से पूछा था। जवाब में दादी कहने लगी, अरे वो मेरे साथ सोई हुई थी। जब वो जिन हाजिर हुआ बहुत खौफनाक था। उसने कहा, मैं बाल्टी जिन हूँ, तेरे पोते ने कल मेरा दिया बुझाया, अब मैं उसकी बहन को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो गोशी को उठाकर ले गया है। पुत्र जल्दी कर, गोशी तो उसे देखकर खौफ से मर जाएगी। दादी जान इतना कहकर रोने लग गई। तैयब जल्दी से उठा और झाड़ियों की जानिब रवाना हो गया। उसको अकब से अपने दादा जान की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ तैयब, मुझे भी साथ ले जाओ। नवाब साहब ने अपनी खानदानी बंदूक उठा ली थी और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए थे। दादी अम्मा कुरान पाक लेकर बैठ गई और गोशी की सलामती के लिए दुआएं करने लगी। बाल्टी जिन ने बेहोशी गोशी को खजूर के दरख्त पर लटका दिया। वो अभी तक बेहोश थी। इतने में तैयब वहाँ आ गया। अपनी बहन को दरख्त पर लटका देखकर उसकी जान निकल गई। नवाज साहब भी खौफजदा हो गए। तैयब गुस्से में बोला, बाल्टी जिन, मेरी बहन को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा बुरा हशर कर दूंगा। जवाब में बाल्टी जिन की आवाज आई, तुम मुझे देख नहीं सकते, हशर कैसे करोगे? जाओ दफा हो जाओ। किसने कहा था मेरा दिया बुझाने को? मैं चाहता तो तुम्हें रात ही जिंदा दरगोर कर देता, मगर मैं तुम्हें मौत से ज्यादा सख्त सजा देना चाहता था। अब पहले आज शाम को गोशी को मारूंगा, फिर तेरा सत्यानाश करूंगा। जिन गुस्सीले लहजे में बोल रहा था, तुम मेरी बहन को मार कर तो देखो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तैयब का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया था। दादाजी ने तैयब से कहा, तैयब इस वक्त हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये शाम तक गोशी को कुछ नहीं कहेगा। चलो जल्दी से गाँव में कामिल है, उसके पास चलते हैं, वो हमारी मदद कर देगा। दादाजी ने ये बात उसके कान में कही थी। तैयब ने उनकी बात मान ली और दोनों वापसी के लिए मुड़ गए। बाल्टी जिन समझा डर के भाग रहे हैं। अरे डर गए तुम? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी बहन शाम को मरेगी, फिर तुम आकर उसकी लाश भी नहीं ले जा सकोगे। हाँ 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 हाँ, ऊंची आवाज में हंस रहा था। दादाजी ने तैयब को कुछ भी बोलने से मना कर दिया और जल्दी से आमिल के ठिकाने की तरफ बढ़ने लगे। दादाजी ने सारी बात नूरी इल्म वाले आमिल को बताई तो उसने तैयब को मुखातिब करके कहा, बेटा तुमने दिया बुझाकर ये खतरा क्यों मोल लिया? अब तुम्हारी बहन की जान खतरे में है। जवाब में तैयब रोते हुए बोला, प्लीज आमिल जी, हमें कोई रास्ता बताएं, मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये सुनकर आमिल बोला और कहने लगा, ठीक है बेटा, यहाँ से कुछ दूर एक कब्रिस्तान है,
उसमें एक बहुत बड़ी बेरी है। उस बेरी पर हर वक्त बहुत सारे एक जैसे तोते बैठे रहते हैं। तुम वहाँ जाओ, उन तोतों में से एक तोते में बाल्टी जिन की जान है, उस तोते की गर्दन मड़ोड़ देना, फिर ही ये जिन मरेगा और गोशी सही सलामत जिंदा बच जाएगी। ये सुनकर तैयब बोला, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा तोता है जिसमें जिन की जान है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे एक जैसे तोते होंगे। तैयब की बात सुनकर आमिर बोला, बेटा यही तो मुश्किल है, तुम्हें खुद वो तोता तलाश करना होगा। वो अब तुम पर मुनसिर है कि तुम सही तोते को कैसे ढूंढोगे। ये काम मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। आमिर की बात सुनकर तैयब ने इस बात में सर हिलाया और दादाजी से बोला, दादाजी मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, आप और दादी इधर जाएं। गोशी के पास आपका जाना बहुत जरूरी है, जल्दी उधर जाएं वरना बाल्टी जिन को शक हो जाएगा। तैयब की बात सुनकर दादाजी ने इस बात में सर हिला दिया और वो दोनों आमिर का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल पड़े। दादा जान बोले, बेटा ध्यान से जाना, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, आमीन। दादाजी उसे दुआएं देकर खुद गोशी की तरफ रवाना हो गए, जिसे बाल्टी जिन ने दरख्त के साथ लटका रखा था। तैयब बहुत तेजी के साथ कब्रिस्तान की जानिब बढ़ रहा था। तैयब ने कब्रिस्तान पहुंचकर वो बेरी देखी जिस पर एक जैसे कई तोते बैठे थे। वो उनकी तरफ देखने लगा कि कैसे पता लगाए कि वो तोता कौन सा है जिसमें बाल्टी जिन की जान कैद है। वो काफी देर तक देखता रहा मगर कुछ समझ न आई। सारे तोते एक ही तरह के थे। अब तो तैयब वाकई परेशान हो गया था। इतने में से उनमें तोतों में से एक तोता जमीन पर दाना चुनने उतरा तो तैयब ने गौर किया कि उसके पैरों का रंग पीला था और पैरों की उंगलियां काटी हुई थी। वो पहचान गया कि हो ना हो यही वो तोता है जिसमें बाल्टी जिन की जान है। तैयब ने आहिस्ता से तोते को जाकर पकड़ लिया। तोता उसे चोंचे मारने लगा और बोला, मुझे मत मारो, मेरे अंदर बाल्टी जिन की जान नहीं, वो तो दूसरा तोता है। तोते की बात सुनकर तैयब सोच में पड़ गया कि हो सकता है कि ये ठीक कह रहा हो, मगर फिर उसके जहन में झमाका सा हुआ कि तोते तो इंसानी बोली नहीं बोलते, फिर ये कैसे बोल रहा है, यही वो तोता है जिसमें बाल्टी जिन की जान कैद है। ये सोचकर तैयब ने उसे और भी जोर से पकड़ लिया और खुदा का नाम लेकर उसकी गर्दन मड़ोड़ दी। जैसे ही तैयब ने उस तोते की गर्दन मड़ोड़ी, बाकी के सभी तोते वहाँ से उड़ गए। बेरी के दरख्त को आग लग गई। तैयब खुश हो गया कि बाल्टी जिन मर गया होगा। ये सभी तोते जादुई थे, इसलिए उस एक तोते के मरते ही बाकी सब उड़ गए। बड़ा चालाक है ये बाल्टी जिन। उसने इसलिए ज्यादा तोते बिठाए ताकि कोई उस तोते को न पहचान सके। इतने में आमिर आता दिखाई दिया। करीब आकर वो बोला, मुबारक हो तैयब बेटा, तुमने अपनी जहानत से उस तोते को ढूंढ लिया। अब वो बाल्टी जिन मर चुका होगा। आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा तो तैयब भी मुस्कुरा दिया और बोला, ये सब तो आपकी मदद की वजह से ही हुआ है आमिर जी, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं पूरी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। आज आपकी वजह से मेरी बहन की जान बच गई। तैयब की बात सुनकर आमिर मुस्कुराया और बोला, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, वाकई तुम्हारा नाम किसी ने ठीक ही सुपरमैन रखा है, तुम वाकई में सुपरमैन हो। अब तुम घर जाओ, अपनी बहन से मिलो। जवाब में तैयब मुशक्कराना लहजे में बोला, ठीक है आमिर जी, अल्लाह हाफिज, मैं दोबारा जब भी ध्रुबा आया आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ये कहकर तैयब घर की सिमत रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो गोशी सही सलामत दादी के पास बैठी बातें कर रही थी। अपने भाई को देखकर वो भागकर उसके गले लग गई और बोली, भाई वो जिन बड़ा खौफनाक है, शुक्र है आप सुपरमैन हो और मेरे भाई हो, वरना मैं मर जाती। ये सुनकर तैयब ने प्यार भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा और कहने लगा, गोशी ऐसी बातें नहीं करते, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जाओ, जाकर तैयारी करो, कल हम अपने घर जा रहे हैं, अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। गोशी ने इस बात में सर हिलाया और बोली, वैसे भाई अम्मी अब्बू को तो दादी ने आपकी और मेरी खैरियत का बता दिया है। आप अपनी बात करो कि सुपरमैन कभी एक जगह टिककर ज्यादा दिन नहीं रह सकता, बहुत शरारती हो तुम। सुपरमैन ने मुस्कुराते हुए बहन की तरफ देखा। दादा और दादी दोनों बहन भाई की मोहब्बत देखकर खुश हो रहे थे।